हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, हम लोगों का क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसी के एमसीक्यूज हम अभी कर रहे हैं। मेरा नाम समता शुक्ला है, साइंस की टीचर हूँ मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में, और आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ मैं जो बायो के कंटेंट हैं उनको समझने के लिए। बच्चों, जो ये चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसमें आपने 4 प्रक्रियाओं के बारे में ब्रीफ में पढ़ा है। आपने पोषण के बारे में जाना, आपने डाइजेशन के बारे में जाना, पाचन तंत्र के बारे में जाना, आपने रेस्पिरेशन के बारे में बहुत ब्रीफ से मैंने आपको समझाया था, श्वसन की प्रक्रिया के बारे में आपने जाना, और आपने एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन के बारे में जाना। मनुष्यों में और अन्य जंतुओं में किस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया और उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में आप सभी जान चुके हैं। और ब्रीफ में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर के एमसीक्यूज में आपको करवा रही हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं कई बार पीवाईक्यूज में, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं ये। तो कंप्लीट चैप्टर की तैयारी हो जाने के बाद फिर हम अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपने अभी तक कुछ एमसीक्यूज कर लिए हैं और आज के सेशन में हम और कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि आप 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं एमसीक्यूज में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैव प्रक्रम चैप्टर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम में आएंगे तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छी तरह से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्वेश्चन को आपको ये सोचना है कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो आप अपने पढ़ चुके हैं पढ़ाई के दौरान। तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है आपका रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस से। तो हम अब श्वसन की प्रक्रिया में हमने जो पढ़ाई की उस पर हमारा ध्यान चले जाना चाहिए, ठीक है। अब उसमें हम सोचेंगे विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कौन सा ऐसा करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी इनहेलेशन अंतः श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, जो हमारी सांस अंदर खींचने की प्रक्रिया है उसके दौरान कौन सा एयर पैसेज, मतलब करेक्ट सीक्वेंस, कौन से रास्ते से होता हुआ हवा जो है हमारे शरीर के अंदर जाती है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप सभी जानते हैं, लेकिन जब इसको अंगों के रूप में करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है तो कहीं कहीं बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना याद करना है और उसके बाद इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखना है और आंसर भी देना है। आपका ऑप्शन नंबर ए है नॉस्ट्रिल्स यानी कि नासिका, लैरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र, फेरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र से लगा हुआ एरिया, ट्रैकिया यानी कि सांस की नली, और लंग्स यानी कि फेफड़े। ये जो इंग्लिश में आपको वर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स को हम नासिका कहते हैं, लैरिंग्स आपका स्वर यंत्र होता है, फेरिंग्स होता है उसके जस्ट बाद, उसके बाद ट्रैकिया होता है जिसे हम श्वास नली कहते हैं, और लंग्स होते हैं जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं। अलग अलग सारे पार्ट्स का स्ट्रक्चर, सारे पार्ट्स की बनावट आपको ध्यान आ जानी चाहिए इस टाइम पे, और उसके बाद आपको सोचना होगा कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। दूसरा ऑप्शन आपको बताया जा रहा है नेसल पैसेज, देन ट्रैकिया, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स और लास्ट में अल्वियोलाई। तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी है लैरिंग्स, उसके बाद नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद फेरिंग्स और उसके बाद लंग्स यानी कि फेफड़े, और लास्ट ऑप्शन है नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया और उसके बाद अल्वियोलाई। तो सही सीक्वेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही सीक्वेंस है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर है। और कैसे है इसको मैं आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है।
आप ऑप्शन नंबर डी पर सही का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन को नोट करेंगे, आंसर इज डी, नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और अल्वियोलाई। नॉस्ट्रिल्स का मतलब क्या होता है, आपकी नासिका, ये हमारी नाक जिससे हम सांस ले रहे हैं। ये नाक से सांस नेसल पैसेज से होते हुए हमारे फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स जो है वो कॉमन है जगह, फेरिंग्स जो है जो वो कॉमन पैसेज है, वहां से हमारा खाना भी अंदर जाता है और हम जो सांस लेते हैं वो भी अंदर जाती है। उसके बाद वो हवा हमारे लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स क्या होता है, आपका स्वर यंत्र। स्वर यंत्र का मतलब यहाँ पे जब हवा जाती है तो वही हवा स्वर यंत्र में जा करके हम बोल कैसे पाते हैं, हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है जब, तो स्वर यंत्र से ही टकरा करके ये कंपन पैदा करती है और ये वॉलंटियर मसल्स से होती है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होती है, तभी हम जो चाहें वो बोल सकते हैं इसी लैरिंग्स की हेल्प से। उसके बाद ट्रैकिया आता है, यानी कि श्वास नली आती है। श्वास नली से श्वास होते हुए ये अल्वियोलाई तक चली जाती है, और अल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट होती है, फेफड़े में, लंग्स में। लंग्स की कूपिकाओं को हम क्या कहते हैं, अल्वियोलाई कहते हैं। तो लंग्स की कूपिकाओं में, यानी कि जो अलग अलग बहुत सारे बलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स आपके फेफड़े के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम अल्वियोलाई या कूपिकाएं कहते हैं। वहां तक हवा पहुंच जाती है और उसके बाद फिर वहां से ही हवा वापस भी आनी होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होती है। एयर एंटर रेस्पिरेटरी सिस्टम, air enter respiratory system through nostrils passes to pharynx, larynx, trachea and then to alveoli, है ना। सबसे पहले हवा आपकी नाक के रास्ते से होते हुए फेरिंग्स को क्रॉस करते हुए, स्वर यंत्र से पार करते हुए, श्वास नली को पार करते हुए आपके फेफड़ों में उपस्थित कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं, डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स contract along with expansion of thoracic muscles, which creates enough space for the air to enter into the lungs. जब हम सांस अंदर को खींचते हैं तो हमारे फेफड़े जो है उसमें हवा भर जाती है। आप सांस ले करके और छोड़ करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि हवा जो है अंदर भरती है, डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है और हवा अंदर को भरती है। तो ये प्रक्रिया जो है वो कौन सा प्रोसेस है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमारे अंगों का जिसके थ्रू हवा होते हुए अंदर को जाती है। सबसे पहले हम नाक से सांस लेते हैं, उसके बाद वो हमारे फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स जो कि कॉमन पैसेज है, वहां से भोजन भी जाता है और आपकी हवा भी जाती है। उसके बाद लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र को टकराते हुए श्वास नली के रास्ते से हवा जो है वो फेफड़े में और फेफड़े में उपस्थित कूपिकाओं में पहुंच जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अब इस क्वेश्चन को सभी बच्चे नोट करेंगे और इसका आंसर भी सभी बच्चे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो हमारे गैसों का आदान प्रदान होता है वो किस पार्ट में होता है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 है अल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ऑप्शन नंबर 3 है अल्वियोलाई एंड थ्रोट, और ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि ऑप्शन नंबर डी है थ्रोट एंड लैरिंग्स। तो अभी हमने 2 सेकंड पहले जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया उसमें आपको पता चला था कि हम जब सांस लेते हैं तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स से नेसल पैसेज से होते हुए सांस फेरिंग्स को क्रॉस करते हुए लैरिंग्स से टकराते हुए श्वास नली के रास्ते से कूपिकाओं तक पहुंचती है। तो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कूपिकाओं में होता है। वहां पे आपके ऑक्सीजन युक्त गैस जो हम इनहेल कर चुके हैं उसमें से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाती है, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है
और ब्लड में जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है वो उसी कूपिकाओं के रास्ते डिफ्यूजन के थ्रू अंदर होते हुए वो हमारी सांस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो गैसेज का एक्सचेंज है, जो गैसेज का आदान प्रदान है, वो कहाँ पे होता है? वो फेफड़ों में उपस्थित कूपिकाओं में होता है। तो आपका आंसर जो है वो बी है, अल्वियोलाई ऑफ लंग्स, यानी फेफड़े की कूपिकाओं में trachea, larynx provide a passage for the movement of air। आपकी जो श्वास नली होती है, जो स्वर यंत्र होता है, ये हवा को एक रास्ता प्रदान करते हैं जिससे एयर का मूवमेंट हो सकता है। गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन अल्वियोलाई ऑफ लंग्स। जो गैसों का आदान प्रदान है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में घुल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है वो पहुंचता है इम्प्योर जब, तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कूपिकाओं से होते हुए वापस हमारे शरीर के बाहर एक्सेलेशन की प्रक्रिया द्वारा बाहर छोड़ दी जाए। ये प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के हमारे ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज होकर कूपिकाओं के रास्ते से बाहर आती है, वो प्रक्रिया आपके अल्वियोलाई में होती है। फ्रॉम अल्वियोलाई ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट ऑफ द ब्लड। डिफ्यूजन की प्रक्रिया जब हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में तो बहुत ब्रीफ में आपने पढ़ी। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होना उस परत से, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान होना, आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुरूप गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे जब हम सांस अंदर को खींचते हैं तो ऑक्सीजन बहुत सारी हमारी लंग्स में भरी हुई होती है, ऑक्सीजन की मात्रा हमारी लंग्स में ज्यादा होती है तो डिफ्यूज आउट हो जाती है, और ब्लड में उस टाइम कम होती है तो वो हमारे ब्लड में घुल जाती है। और जब इम्प्योर ब्लड आपके फेफड़ों तक पहुंचता है तो वहां पे इम्प्योर ब्लड जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, और फिर उस समय पे कूपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो वो वापस से अंदर को खींच देता है। डिफ्यूजन की प्रक्रिया में यही होता है। और डिफ्यूजन की प्रोसेस के, डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि गैसों का आदान प्रदान होना डिफ्यूजन की प्रोसेस है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है। और ये कैसा? सांद्रता के अनुरूप होता है, जिधर सांद्रता कम, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे नोट करेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। इसमें अल्वियोलाई जो है लंग्स में, वो क्या होता है बच्चों? फुफ्फुसीय वायु कोश होता है ना, जहाँ पे वायु कोश का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे वायु आती है और वायु का आदान प्रदान होता है ना। अल्वियोलाई जो है वो आपका बहुत सारी बहुवचन है। अल्वियोलाई जो है वो बहुवचन है, और जब हम सिंगल की बात करते हैं तो उसको हम अल्वियोलस कहते हैं, जिसे हम छोटी गुहा कहते हैं। इसे हम वायु की थैली भी के नाम से भी समझ सकते हैं, आपके ध्यान में रहेगा। इसे हम वायु स्थान के नाम से भी समझ सकते हैं। और फेफड़े में जो लंग्स होते हैं, लंग्स में बहुत सारे लाखों की संख्या में ये अल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान जो है हमारी ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होती है, और जो इम्प्योर ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इसी अल्वियोलाई के थ्रू वापस एक्सेल आउट हम कर पाते हैं।
तो ये जो है ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों नोट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि हमने जो हृदय होता है हमारा, हृदय में कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे जो ब्लड है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वापस से उसका बैक फ्लो नहीं होता है ना। आप सभी ने देखा था जब हम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहे थे, निलय और आलिंद की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स होते हैं, उसमें 4 कोष्ठकों वाला हार्ट होता है मनुष्यों में, और जो कोष्ठक होते हैं उनके बीच में वॉल्व्स बने हुए होते हैं, और वॉल्व्स के थ्रू एक बार अंदर आने के बाद जो ब्लड है वो बैक फ्लो नहीं हो पाता, यानी कि मिक्स भी नहीं हो पाता और बैक फ्लो भी नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वॉल्व्स इन हार्ट, ऑप्शन नंबर बी है थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकल्स की मोटी जो मस्कुलर दीवारें हैं उनके कारण, थिन वॉल्स ऑफ एट्रिया, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, वॉल्व्स इन हार्ट, ये सही है। आपके हार्ट में जो वॉल्व्स पाए जाते हैं उसके कारण जो ब्लड है वो वापस से बैक फ्लो नहीं होता है। Valves in the heart are responsible for only pumping of blood and they are not responsible in blocking backflow of blood inside the heart during contraction. क्वेश्चन क्या है बच्चों? What prevents backflow of blood inside the heart during contraction? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Single circulation, that is blood flows through the heart only once during one cycle of passage through the body is exhibited by। अब ये सारे अलग अलग जंतुओं के नाम हैं, तो कौन से जंतु के द्वारा ये जो सिंगल सर्कुलेशन की प्रोसेस है उसमें एक साइकिल होती है ब्लड की, तो कौन से जंतुओं में ये इस तरीके का ब्लड फ्लो पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है जिसमें लेबियो, कैमेलियन और सैलामेंडर, सरीसृपों वाला आपका वो है। बी है हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस और एनाबास। सी है हाइला, राना और ड्रैको, और 4 है व्हेल, डॉल्फिन और टर्टल। तो इसका आंसर है बच्चों हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस और एनाबास। इसमें जो है आपका सिंगल सर्कुलेशन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सभी बच्चे पहले लिखेंगे, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। और कैसे ये सही है उसको हम समझेंगे, पहले आप नोट कर लेंगे
क्वेश्चन को, ऑप्शंस को और आंसर को नोट कर लेंगे, उसके बाद हम उसको समझ लेंगे। ऑप्शन नंबर ए के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। कैमेलियन, कैमेलियन जो होता है ना, जो रंग बदलने वाला जंतु होता है, आप सभी जानते हैं, कभी पेड़ों पे कभी पत्तियों के बीच में रंग बदलने वाला जानवर होता है, जिसे हम हिंदी में गिरगिटान कहते हैं। तो रंग बदलने वाला जानवर वो क्या है, एक रेप्टाइल है ना, मतलब रेंग के चलता है, तेजी से चलता है। एंड सैलामेंडर इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, उभयचर। उभयचर का मतलब क्या होता है, जो जमीन में भी रह लेते हैं और कभी कभी पानी में भी रह सकते हैं। कैमेलियन जो है वो रेप्टाइल है, सैलामेंडर जो है वो उभयचर है। और इनमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इसमें कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, यानी कि इनके जो हृदय में 3 कोष्ठकों वाला हृदय इनके पास होता है। और ये डबल सर्कुलेशन शो करते हैं, लेकिन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन शो नहीं करते, पार्शियल डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी की हम बात करें तो इसमें सभी के सभी उभयचर हैं, यानी कि सभी के सभी एम्फीबियंस हैं। एंड दे शो पार्शियल डबल सर्कुलेशन, ये भी थोड़ी से भाग इनका डबल सर्कुलेशन होता है, थोड़ा सा सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, वेल इज मैमल बट टर्टल इज अ रेप्टाइल। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे वेल जो है ये मैमल्स की कैटेगरी में आता है। ये जो है ये कैसा है, ये स्तनधारी है वेल, और ये जो है ये आपका आता है रेप्टाइल में, है ना। टर्टल जो है वो रेप्टाइल में आता है, वेल आपका स्तनधारी में आता है। तो ये तो कंप्लीट गलत है। अब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो है सही, है ना। ऑप्शन नंबर बी में हिप्पोकैम्पस में, एक्सोसीटस में और एनाबास में, इसमें एक ही बार एक ही साइकिल होती है ब्लड फ्लो की, यानी कि ये डबल सर्कुलेशन इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है सिंगल सर्कुलेशन, इसमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो ये सभी बच्चे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। Which of the following vertebrate group या groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? यानी कौन से वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक पंप नहीं कर पाता। वो आपका ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है पिसीज एंड एम्फीबियंस, यानी मत्स्य वर्ग और उभयचरों का ग्रुप। पिसीज का मतलब जिसमें सारी मछलियों का ग्रुप जो होता है। एम्फीबियंस मतलब ऐसे जंतुओं का ग्रुप जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। रेप्टाइल्स का मतलब होता है सरीसृप वर्ग। एम्फीबियंस ओनली का मतलब होता है उभयचर, मतलब ऐसा वर्ग जिसमें केवल ऐसे जंतु हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है आपका पिसीज ओनली, यानी कि केवल मत्स्य वर्ग। तो इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है पूछा जा रहा है कि जिसमें हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसके अलग अंगों और विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम नहीं करता, मतलब पंप नहीं करता है। तो इसका आंसर है पिसीज ओनली। सभी बच्चे क्वेश्चन नोट करेंगे और आंसर भी नोट करेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे भी। पिसीज में बच्चों सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। जैसे डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि डबल उसमें सर्कुलेशन हो रहा हो हार्ट में, लेकिन पिसीज में जो मछलियां होती हैं उनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज पम्प्ड इनटू हार्ट। जो अशुद्ध रक्त है शरीर के विभिन्न अंगों से वो हृदय तक पहुंच जाता है। फ्रॉम हार्ट इट इज पम्प्ड टू गिल्स, और हार्ट से ये गिल्स तक पहुंचाया जाता है, पंप कर दिया जाता है, जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है सभी भागों तक। यानी हार्ट के द्वारा पंप नहीं किया जाता, हार्ट से गिल्स में पहुंचा दिया जाता है और गिल्स से फिर वो शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो
स्पीसीज में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो रिसीव नहीं करता है उसका हार्ट। मछलियों में क्या पाया जाता है? सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। मैं मनुष्यों बोलने जा रही थी। मछलियों में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है आपके ब्लड का हार्ट में, और जो हार्ट है फ्रॉम हार्ट इज पम्प्ड टू गिल्स। जैसे ही हार्ट में जब पहुंच जाता है ये, तो उसके बाद ये गिल्स में पहुंचा दिया जाता है। इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड गेट ट्रांसफर्ड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। गिल्स में पहुंचने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड होता है और उसके बाद ये शरीर के यानी मछली के शरीर के अलग अलग सभी भागों तक, सभी पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी सभी बच्चे नोट करेंगे और क्वेश्चंस और उसका आंसर्स भी सभी बच्चे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज। यानी कि ये आपके हार्ट से रिलेटेड टॉपिक है, जहां पे आपने आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ा था, धमनियों और शिराओं के बारे में पढ़ा था। तो आर्टरीज क्या होती हैं? वेन्स शिराओं को कहते हैं, आर्टरीज हम कहते हैं धमनियों को। तो धमनी को डिस्क्राइब करने के लिए इन सभी लाइंस में से कौन सा कथन सही है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। यानी पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि ये आर्टरीज के बारे में आपको ध्यान से सोचना है कि इसकी मोटी मोटी इलास्टिक दीवारें होती हैं, ब्लड जो है वो हाई प्रेशर के साथ बहता है इनमें, अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों से ब्लड कलेक्ट हो करके हार्ट तक पहुंचाने का काम आर्टरीज करती हैं। ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, दे हैव थिन वॉल्स विद वॉल्स इनसाइड। यानी कि इनके अंदर वॉल्स होती हैं और ये पतली दीवारों से बने हुए, उनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है। ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, इसमें जो ब्लड यानी कि रुधिर जो बहता है उसके फ्लो का प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है। एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हृदय से रक्त को दूर ले जाने का काम करती हैं और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और ऑप्शन नंबर डी आपको बता रहा है, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वॉल्स इनसाइड। यानी कि उनकी जो भित्ति होती है वो मोटी इलास्टिक वॉल्स ही होती है, उसके अंदर वॉल्स नहीं होते हैं। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इन चारों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे सही कथन कौन सा है? हर एक सेंटेंस में जो गलत है उसमें कहीं एक ही पॉइंट गलत है। तो आपको जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको सारे की सारी लाइनें ऐसा लग रहा होगा कि सही हैं। तो इसमें से सब जो सही लाइन है, एक एक चीज को ध्यान से, सबसे पहले उसकी वॉल्स के बारे में सोच लेंगे कि आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती है। थिक इलास्टिक वॉल होती है, ठीक है। उस वॉल्स उसके अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स जो है आपके हार्ट के चैम्बर्स में पाया जाता है, तो ये आर्टरीज के अंदर नहीं प्रेजेंट होते। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि हाई प्रेशर के साथ ब्लड इसमें बहता है, धमनियों में बहुत दबाव के साथ ब्लड का फ्लो होता है। तो तीसरा पॉइंट आपका। और चौथा पॉइंट कि हमारे हार्ट से सारी बॉडी के सारे पार्ट्स तक वो पहुंचाने का काम करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वॉल्स इनसाइड, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। धमनियों का क्या काम होता है? बहुत मोटी भित्ति की बनी हुई होती है, इसके अंदर बहुत उच्च दबाव के साथ रक्त बहता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। आज की क्लास में ये सारा क्वेश्चन आप नोट करेंगे, इसका आंसर नोट करेंगे और ये जो
क्वेश्चंस है बच्चों, ये आपके इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के भी लिहाज से, एग्जाम्स की भी दृष्टि से, तो इसको नोट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।